आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेडित आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम विषय आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, वह विषय है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास हम आप लोगों को प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं और इस प्रतिदिन के जो क्लास श्रृंखला चल रहा है, उस क्लास श्रृंखला में हमारा आज का जो क्लास है वह क्लास 8वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा 8वां क्लास है। प्राचीन भारत से संबंधित जो आज की क्लास है वह 8वां क्लास है। 8वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आज का जो हमारा है टॉपिक है वह है उत्तर वैदिक काल। ओके, उत्तर वैदिक काल के पहले हम जो वैदिक संस्कृति आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसमें जो है इसके पहले वाले क्लास में हम ऋग वैदिक काल से संबंधित आप लोगों से डिस्कस किए थे। ओके, इसके पहले वाले क्लास में हम ऋग वैदिक काल से संबंधित क्या क्या जो है सामाजिक व्यवस्था थी उस समय, और क्या जो है सांस्कृतिक व्यवस्था थी, क्या धार्मिक व्यवस्था थी और क्या राजनीतिक व्यवस्था थी। यानी उस समय जो ऋग वैदिक काल था, उस समय जो है राजा जो होते थे वह किस प्रकार से अपने शासन को संचालित करते थे, इसको हम इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाए हैं। और पहले वाले क्लास में हम यह भी डिस्कस कर रहे हैं कि ऋग वैदिक काल में जो 4 वेदों का जो है निर्माण किया गया था, उन वेदों के विषय में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी मैं उस विषय में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब वेदों को हम अच्छे से आप लोगों को जो है इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज क्लास में जो हमारा है वह है उत्तर वैदिक काल। यानी हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का विकास हुआ और क्या क्या जो है परिवर्तन हुए उत्तर वैदिक काल में। जैसे जो है जो महिलाओं की जो स्थिति थी वह ऋग वैदिक काल में उनकी स्थिति सामान्यजनक था, यानी बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन उत्तर वैदिक में इनकी जो है स्थिति जो है मतलब कम हो जाता है कंपेयर टू ऋग वैदिक काल। यानी ऋग वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की जो स्थिति है वह उत्तर वैदिक काल में कम हो जाता है। जैसे जो है इनको जो है शिक्षा का अधिकार उत्तर वैदिक काल में नहीं दिया गया। इन्हें जो है पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। ओके, तो ऐसे ऐसे जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसे जो है ऋग वैदिक काल में जो वहाँ के राजा होते थे वह जो है कुछ जो है क्षेत्रों पे ही अपने शासन को संचालित करते थे। लेकिन यहाँ पे जो राजा हैं वह एक प्रदेश का निर्माण करते हैं और एक प्रदेश का राजा होते हैं। तो ये भी एक परिवर्तन था। समाज में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे ऋग वैदिक काल में जो वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह पशुपालन एवं पशुचारण इत्यादि जो है आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर थी। कृषि एक नाम मात्र का था जो है जौ का उत्पादन करते थे। लेकिन जो हमारा ऋग वैदिक काल था, इसमें जो है पूरी तरीके से कृषि पर इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर हो गई। तो यहाँ पर जो है कृषि का विकास अच्छे तरीके से हुआ और गेहूँ, चावल और मूंग, उड़द इत्यादि जो है अन्य कृषि से संबंधित फसलों का उत्पादन उत्तर वैदिक काल में होने लगा। तो इस प्रकार से ऋग वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए, इसको हम आज की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, आज की क्लास प्रारंभ करने के पूर्व पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसके पहले वाले क्लास को आप लोग देख लीजिए, जिससे जो है आज जो हम पढ़ाएं उसको आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम आज क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज एक क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज एक क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, वैदिक संस्कृति में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी ऋग वैदिक काल का जो विकास हुआ था वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल का समय था। इन्हीं के बीच में ऋग वैदिक काल की जो है जो विकास हुआ, जो इनकी जो सामाजिक स्थिति थी, जो इनकी राजनीतिक स्थिति थी, इन सभी का विकास 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह जो एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल का क्या समय था, तो उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ओके, ये जो है पंजाब, दिल्ली, गंगा, यमुना इत्यादि जो है स्थानों पे आसपास जो है इनकी उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ वह
पंजाब, दिल्ली, गंगा, यमुना के आसपास इनका विस्तार हुआ था। इसके पहले जो ऋग वैदिक काल था उसके समय में जो विकास हुआ था, जो उनका क्षेत्र था, वह लगभग केवल पंजाब के आसपास तक इनका विस्तार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वैदिक संस्कृति, जो वैदिक सभ्यता थी, उनका विकास दिल्ली में हो गया और गंगा यमुना जो दोआब है उसके आसपास के क्षेत्रों में भी जो है वैदिक संस्कृति का विकास हो चुका था। इस समय जो है ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यक एवं उपनिषद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख घटना थी वह था ब्राह्मण ग्रंथों का जो है विकास हुआ, इनका जो है निर्माण किया गया, और जो आर्यक थे, ठीक है, आर्यक जो थे उनका भी विकास हुआ, और इस प्रकार से जो उपनिषद था उपनिषद का भी निर्माण उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। अब इनको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इनकी क्या क्या राजनीतिक व्यवस्था थी। ओके, तो जिस प्रकार से ऋग वैदिक काल में ग्राम, विष और जन, ये तीनों मिलकर के जो है शासन और प्रशासन को संचालित करते थे। यानी कुछ गांवों को मिला करके ग्राम का निर्माण हुआ था, और बहुत सारे ग्राम मिलकर के विष का निर्माण किए थे, और बहुत सारे वृष मिलकर के जन का निर्माण किए थे। जन क्या था? एक केंद्रीय संस्था था, यानी एक केंद्र में जो है जन के द्वारा संचालन किया जाता था। जो विष था या प्रांत के द्वारा किया जाता था, और जो ग्राम था वह गांव के लेवल में अपने शासन को संचालित करता था। सेम व्यवस्था यहाँ भी मतलब उत्तर वैदिक काल में, लेकिन यहाँ भी जो है राजा जो होता था उनका जो है कार्यक्षेत्र बढ़ गया, यानी ये जो है प्रदेश पर राजा के द्वारा शासन किया जाने लगा। ठीक, तो इनके द्वारा पहले क्या होता था, ऋग वैदिक काल में जो कबीला होता था, कबीला का ही राजा होता था। इस प्रकार से 4, 5, 10, 12 कबीला होते थे, और कबीला पर ही राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुआ वह था कि ये जो है राज्य पर अपने शासन को संचालित करते थे। यानी प्रदेश था, राज्य था, तो राज्य पर जो है राजा का जो है शासन स्थापित हुआ जो है उत्तर वैदिक काल में। जिस प्रकार से जो है विदेह था, विदेह एक राज्य था, एक प्रदेश था, जिसका राजा कौन था? जनक थे। इसी प्रकार से कैकेय भी एक राज्य था, और इसका राजा थे अश्वपति, इसका राजा अश्वपति थे। इसी प्रकार से काशी भी एक प्रदेश के रूप में जाना जाता था, और काशी का जो राजा था वह अजातशत्रु था। इसी प्रकार के पंचाल का जो राजा था वह था प्रावरण जबाली, यह जो है पंचाल का राजा था। पंचाल एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में उत्तर वैदिक काल में उभरा था। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में पंचाल राज्य को जाना जाता था। ओके, पंचाल राज्य सबसे सर्वाधिक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता था। शासन का जो आधार था वह राजतंत्र था। ठीक, तो जो है राजाओं के द्वारा इस जो है राज्य क्षेत्र पे शासन किया जाता था। इस आधार पे कहा जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल का जो शासन व्यवस्था था वह पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक था, यानी राज्य के द्वारा संचालित किया जाता था, राजाओं के द्वारा संचालित किया जाता था, इसलिए राजतंत्र व्यवस्था था। इस समय भी जो है सभा एवं समिति, दो ऐसी जो व्यवस्था थी, संस्था थी, उन्हीं के द्वारा शासन संचालित किया जाता था। सभा था, सभा के अंतर्गत जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग थे वह जो है सभा के अंतर्गत रहते थे, और जो समिति थी या जो है एक केंद्रीय संस्था थी जो राजा के संरक्षण में कार्य करती थी। ऋग्वेद में इस समिति के माध्यम से राजाओं का चुनाव होता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में यह समिति भी राजा के अधीन कार्य करने लगा, यानी कि राजा की इच्छा के अनुसार यह समिति जो है अपना निर्णय देता था। तो समिति पर पूरी तरीके से अधिकार राजा का उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो चुका था। इनकी जो शासन प्रणाली थी, यह शासन प्रणाली जो है 3-4 क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे जो है पूर्व के क्षेत्र थे, भारत में जो पूर्व का क्षेत्र था वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसे साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, साम्राज्य के नाम से। और जो राजा था वह जो है सम्राट
के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से पश्चिम में जो शासन व्यवस्था था वह स्वराज के अंतर्गत शासन किया जाता था, यानी शासन व्यवस्था का जो नाम था वह स्वराज था, और जो राजा होते थे उनको स्वराट के नाम से जाना जाता था। जो राजा थे वहां के उन्हें स्वराट के नाम से जाना जाता था। कहाँ? पश्चिम भारत में। और जो उत्तर का जो क्षेत्र था वहां की जो शासन व्यवस्था था वह जो है बैराज के नाम से जाना जाता था। तो बैराज जो है उत्तर क्षेत्र में जो शासन व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में उत्तर क्षेत्र में वह बैराज के नाम से जाना जाता था, और जो यहाँ के राजा थे उनको बैराज के नाम से जाना जाता था, बैराज। ठीक है, तो ये जो है बैराज के नाम से जाना जाता था, बैराज। ओके। इसी प्रकार से जो दक्षिण था, दक्षिण में जो है जो शासन व्यवस्था थी वह भोज था। भोज जो है दक्षिण का शासन व्यवस्था का जो प्रणाली थी वह भोज था, लेकिन जो राजा थे उनका नाम था भोज। ठीक। ये जो बैराज था वो विराह के नाम से जाना जाता था। ओके। नहीं, बैराज जो उत्तर भारत के क्षेत्र थे, उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे वहां की शासन प्रणाली को बैराज के नाम से जाना जाता था, और जो वहां के राजा थे वह बैराट थे। बैराट जो राजा होता था उत्तर भारत के, वह जो है उनका नाम था बैराट, यानी राजा को ही बैराट के नाम से जाना जाता था। कहाँ? उत्तर भारत में। और जो दक्षिण का जो क्षेत्र था वहां की जो शासन प्रणाली थी वह था भोज। भोज जो है या दक्षिण के शासन प्रणाली होती थी, और जो यहाँ के राजा का नाम था वह भोज था, यानी राजा को भोज के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, मध्य देश, यानी मध्य देश में जो शासन प्रणाली थी वह उसका नाम था राज्य। मध्य क्षेत्र में राज्य कहा जाता था और वहां के राजा को राजा कहा जाता था। ये जो है मध्य क्षेत्र में। ओके। मध्य देश में अब जो है कुछ जो है विभाग थे, और उस विभाग में कुछ अधिकारी होते थे, उनका जो है कार्य क्या होता था उसको हम बताने जा रहे हैं। जैसे जो है एक पद था सेनानी का जो कार्य होता था वह जो है सेनापति होता था, यानी सेनापति को सेनानी के नाम से उत्तर वैदिक काल में जाना जाता था। इस प्रकार से सूत होते थे, सूत का जो कार्य होता था वह रथ सेना का नायक होता था। जो सूत था वह रथ सेना का नायक होता था। इसी प्रकार के ग्रामणी थी, ग्रामणी जो होता था वह ग्राम का मुखिया होता था। ग्रामणी का क्या कार्य था? गांव का मुखिया होता था। संग्रहिता का कार्य होता था कोषाध्यक्ष। संग्रहिता जो होता था वह कोषाध्यक्ष होता था। ओके। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं वह सामाजिक संगठन था, यानी उत्तर वैदिक काल में क्या क्या सामाजिक संगठन का डेवलप हुआ इसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके। उत्तर वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण जो विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में वह था चार वर्ण का जो संकेत था वह ऋग वैदिक काल में ही हो चुका था। इसको जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका जो है पूरी तरीके से विकास हुआ, और ऋग वैदिक काल में जो चार वर्ण थे उनका जो आधार था समाज में विभाजन का वह टोटल जो है व्यापार पे आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था या जात पर आधारित हो गया, यानी जन्म पर आधारित हो गया। ये परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हुआ। चार वर्ण क्या क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण जो है उत्तर वैदिक काल में इनका विकास हुआ, और इनका जो निर्धारण था वह जाति एवं जन्म के आधार पर इनका निर्धारण उत्तर वैदिक काल में होने लगा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों मिलकर के द्विज का निर्माण करते थे, इन्हें द्विज कहा जाता था, और इन्हें जो है उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था। तो उपनयन संस्कार जो होता है, उपनयन संस्कार वह जो है द्विज होते थे उनको उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था, और जो द्विज हैं उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के नाम से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को जो है द्विज के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का विकास हुआ था, यानी कि जो गोत्र प्रथा है इसका जो प्रारंभ हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र प्रथा या जो है गोत्र प्रथा के विकास के बाद जो विवाह होता था वह गोत्र के बाहर होने के जो विवाह था वह गोत्र के बाहर होने की प्रथा
प्रचलित हुई गोत्र के, यानी जो गोत्र में एक गोत्र दूसरे गोत्र में शादी करेगा, यानी एक गोत्र अपने में शादी नहीं कर सकता है। गोत्र के बाहर शादी का प्रचलन यह उत्तर वैदिक काल का एक प्रमुख जो है घटना थी। ओके, तो गोत्र प्रथा का जो है विकास यह भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चार आश्रम का जो विकास हुआ था वह भी उत्तर वैदिक काल में ही इनका विकास हुआ था। 4 आश्रम, जैसे जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो है 4 प्रकार के आश्रम पाए जाते हैं। इनका विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और जवालो उपनिषद में चारों आश्रम के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि जो 4 आश्रम है इसकी जानकारी किस ग्रंथ में दिया गया है, तो जवालो उपनिषद में चारों आश्रम के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक, जवालो उपनिषद में। अब अगला है आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में क्या आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया, तो जो है ऋग वैदिक काल के तुलना में, यानी ऋग वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल में क्या आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। ओके, जैसे जो है कृषि मुख्य व्यवसाय बना। पहले ऋग वैदिक काल में पशुपालन और पशुओं को चराना यह जो है आर्थिक व्यवस्था का एक प्रमुख जो है आधार था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है यह जो है कृषि प्रधान समाज हो गया, यानी जो आर्थिक व्यवस्था था वह कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया। कृषि मुख्य जो है व्यवसाय था। इसी प्रकार से सतपथ ब्राह्मण में, जो सतपथ ब्राह्मण है उनमें कृषि से संबंधित पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिया गया है। तो सतपथ ब्राह्मण में पूरी जानकारी कृषि से संबंधित दिया गया, जैसे बुआई, जुताई, कटाई का उल्लेख यह सतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख फसल के रूप में जिनका जो है खेती किया जाता था, जिनका कृषि किया जाता था, वह था धान, उड़द, मूंग, गेहूं। इनका जो है खेती, कृषि यह उत्तर वैदिक में किया जाने लगा था, जबकि ऋग वैदिक काल में केवल गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाता था। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार हो गया था। यह जो है उत्तर वैदिक काल का एक प्रमुख उपलब्धि थी कि जो कृषि से संबंधित जो कार्य किसान करते थे, वहाँ के जो है आर्य करते थे, वो जो है पूरी तरीके से जिस पर कृषि करते थे वह भूमि या व्यक्तिगत अधिकार हो गया। यानी भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार यह उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो चुका था। मुद्रा का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, लेकिन जो इनका व्यापार का जो माध्यम था वह वस्तु विनिमय पर आधारित था। अधिकतर जो है यह वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना व्यापार करते थे, जबकि मुद्रा का प्रचलन था। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हम आप लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में इनकी राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ, किस प्रकार से सामाजिक संगठनों का विकास उत्तर वैदिक काल में आर्यों के समय में हुआ भारत में, और क्या इनकी आर्थिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ। इस प्रकार से आज हमारा वैदिक संस्कृति जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रूप में पूछे जाते थे उससे संबंधित पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कुछ फैक्ट बचे हैं, इसको हम आगे कवर करेंगे, लेकिन जो आगे का हमारा जो क्लास है अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारा अगला क्लास होगा। अगले क्लास में हम आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, आज क्लास में इतना है। प्लीज़ आप लोग हमारे क्लास वीडियो को आप लोग शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे हमारे क्लास वीडियो का जो प्रत्येक क्लास वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। और हमारी वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।